Hello everyone. Topic for today is नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग. हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर वी बिगिन यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस. 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड टॉप MPPSC यूज करते हैं. तो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस टू अवेल ऑल कोर्सेज. दिस इज माई यूट्यूब रिचुअल. एवरीडे 9 बजे मेरा एक चैप्टर पे स्ट्रैटेजी का एक लेसन अपलोड होगा. एंड सैटरडे को आप एक स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं जो 1 घंटे की होगी अनअकैडमी ऐप में, एंड दैट इज फॉर फ्री. कुछ MCQs देखते हैं जो नीति आयोग के टॉपिक से आए हुए हैं, कुछ पूछे गए हैं. सो इससे हमको एक आइडिया लगेगा बेसिकली कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पहले क्वेश्चन को देखते हैं. हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग. तो इस तरीके के करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डेप्यूटी चेयरपर्सन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के उससे अगर कोई चेंज होता है कभी, तो करंट अफेयर में आपको हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो. ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी एक्ट के तहत अगर कोई बॉडी बनती है, मान लीजिए इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, या OBC कमीशन, STSC कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है. तो कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है तो आपको उसके जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रहते हैं, जो उसके चेयरपर्सन वगैरह जो रहते हैं, उन पर्सन्स के नाम आपको याद रहने चाहिए. कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जैसे कि नीति आयोग है, तो इसके एग्जीक्यूटिव बॉडी के भी चेयरपर्सन के नाम आपको याद रहने चाहिए. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी हैं, लाइक इलेक्शन कमिश्नर कौन है. ओके, इलेक्शन कमिश्नर के बाद फाइनेंस कमीशन अगर बना है तो उसका चेयरमैन कौन है, या कोई और, अब UPSC का चेयरमैन कौन है, ये सारे पर्सन्स के नाम आपको याद रहने ही चाहिए. ओके, तो पहला क्वेश्चन है CEO के बारे में इन्होंने पूछा है. तो अमिताभ कांत, एज यू ऑल नो, अमिताभ कांत अभी करंट CEO है नीति आयोग के. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग. नीति आयोग के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो पहला स्टेटमेंट है कि नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड ऑन 25th of January 2016. हम यहाँ पे देख लेंगे, सेम क्वेश्चन है. तो ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज दिस वाज नॉट द डेट. तो आपको किसी भी बॉडी के फॉर्मेशन की डेट भी पूछ सकता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मतलब क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है. तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग बिकॉज नीति आयोग किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं फंक्शन करता है. देन वी हैव द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. पहले स्लाइड में ही हमने इसका करेक्ट फुल फॉर्म देखा है. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट स्टेटमेंट है नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक. तो आपको पता है सबको कि सही में एक पॉलिसी, नीति बनाने के लिए, जैसे उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, नीति निर्धारण के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए एक थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है. तो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट. ओके, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज नीति आयोग स्टैब्लिश्ड. तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. व्हेन मोदी गवर्नमेंट का पहला टेन्योर आया था तो उस टाइम पे ही उन्होंने नीति आयोग को फॉर्म किया था. प्लानिंग कमीशन, दे डिड अवे विद प्लानिंग कमीशन बिकॉज वो रिडेंडेंट हो चुका था. और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्टैब्लिश किया गया था. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. नीति आयोग के बारे में अगेन 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. पहला स्टेटमेंट है The aim of नीति आयोग is to achieve sustainable development. Okay, sustainable development goals जो SDG जिनको हम बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या इस तरीके से कोई भी प्लानिंग के लिए किसी भी कंट्री के लिए जो डेवलपिंग नेशन रहते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज रहती हैं, उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहते हैं. तो क्या ये इनको अचीव करने के लिए है. एंड एनहांस द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ये जो फेडरलिज्म जो टर्म है, ये बार बार आपको नीति आयोग में देखने को मिलेगी. बॉटम अप अप्रोच, टेलर्ड अप्रोच, नो वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी. तो फेडरलिज्म वाला जो टर्म रहेगा वो नीति आयोग के साथ बहुत कोहेरेंटली जुड़ा हुआ है. तो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एनहांस करने के लिए और SDG के लिए बनाया गया है. अगला स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग. मतलब जो प्रधानमंत्री रहते हैं देश के, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन होते हैं क्या नीति आयोग के. दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट. तीसरा स्टेटमेंट है देयर आर 8 फुल टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग. कुछ फुल टाइम मेंबर्स का भी प्रोविजन है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है बिकॉज हम आगे देखेंगे क्यों गलत है. ओनली 1 and 2 दीज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए फंक्शन करता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हु ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग की एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके बारे में हमको आगे पढ़ना है, गवर्निंग काउंसिल के बारे में. तो उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं.
ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स आर इट्स मेंबर्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, बिकॉज ये दोनों अभी यूनियन टेरिटरीज हैं, अब ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया है, बट क्योंकि उस समय का क्वेश्चन है तो दिल्ली और पौंडीचेरी आर दी यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, तो उनके चीफ मिनिस्टर्स भी गवर्निंग काउंसिल का पार्ट होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये भी उसके पार्ट होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव आर दी पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। हमको ये पढ़ना होगा आगे कि गवर्निंग काउंसिल अल्टीमेटली होता क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का कौन सा एक स्टेटमेंट है जो उसका फंक्शन नहीं है, उसका कार्य नहीं है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रैटेजीज। तो आपको पता है कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ही एक बॉडी बनी है जिसका काम अल्टीमेटली डेवलपमेंट था, प्लानिंग था, एक विजन डेवलप करना था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपको मैंने पहले भी बताया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला जो टर्म है वो नीति आयोग के फॉर्मेशन के साथ बहुत ही इनहेरेंटली जुड़ा हुआ है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिल्कुल इसका एक फंक्शन है कि वो उसको एनहांस करे, उसको बोल्स्टर करे, उसको फॉस्टर करे। ओके, तीसरा स्टेटमेंट है टू गिव फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान को खत्म करके ही तो नीति आयोग बनाया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर ये अगला स्टेटमेंट है कुछ नॉलेज बनाने के लिए, नॉलेज का हब बनाने के लिए, इनोवेशन वगैरह, अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग बनाया गया। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो सी विल बी द आंसर। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि नीति आयोग किस तरीके से आपको पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो 5 ईयर प्लान आए थे, ठीक है, पंचवर्षीय योजना आई थी, तो 5 ईयर प्लान का जो सिस्टम है हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था। वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से 5 ईयर प्लान से देश को डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस करवाया जा सकता है, कैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए वो जरूरी है। तो एक सोशलिस्ट जो थीम होता था हमेशा, इंडिया ने प्रियम्बल में भी सोशलिस्ट होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी प्लानिंग, इस तरीके की बातें की गई हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, नीति निर्देशन के जो तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की गई है। और आपको पता है यूएसएसआर हमेशा से एक सोशलिस्ट सिस्टम वाली इकोनॉमी रही है, तो वहां से हमने 5 ईयर प्लान का सिस्टम अडॉप्ट किया था, और उसी का फिर एक ऑफशूट है बोलना चाहिए, या उसका एक सक्सेसर आता है हमारा नीति आयोग, जो 5 ईयर प्लान को खत्म करने के बाद आया। ओके, तो ये कंसेप्ट जो 5 ईयर प्लानिंग का था ये यूएसएसआर से आया था। ओके, प्लानिंग कमीशन सर्व्ड एज द प्लानिंग व्हीकल फॉर ऑलमोस्ट 60+ ईयर, 6 डेकेड से ज्यादा वो काम कर चुका था। प्लानिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी थी शुरू से, बट बाद में अब गवर्नमेंट को लगा कि वो थोड़ा सा रिडेंडेंट हो चुका है। अब वो वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी, वन साइज फिट्स ऑल का मतलब एक पॉलिसी जो सारे स्टेट्स में, चाहे उसकी सोशल कंडीशन कुछ हो, चाहे उसकी जोग्राफिकल कंडीशन कुछ हो, चाहे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ हो, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में हो, लेकिन हम सेंटर से एक प्लान बनाते थे और उसको सारे स्टेट्स पे थोप दिया जाता था। मतलब उसको टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता था। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है ऊपर एक पॉलिसी बन रही है और उसको नीचे परकोलेट करवा दिया जा रहा है, फोर्स कर दिया जा रहा है। ओके, लेकिन इसको सोचा गया कि अब ये उतनी इफेक्टिव, उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है, तो अब हम बॉटम अप अप्रोच अपनाएंगे। बॉटम अप मतलब स्टेट्स के अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग स्ट्राटा से, अलग अलग स्टेक होल्डर से इनपुट्स लेके फिर फाइनली एक ओवरऑल प्लान बनाया जाए जो टेलर्ड अप्रोच हो। तो टेलर्ड अप्रोच को हम फिर बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। तो इस बॉटम अप अप्रोच को अपनाते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। डेट आपको याद रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था, आपने देखा था, जनवरी 1, 2015। बॉटम अप अप्रोच, ये फ्रेज आपको याद रहना चाहिए। कभी भी नीति आयोग के ऊपर आप 3 नंबर का भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो बॉटम अप अप्रोच टर्म जरूर यूज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो आप 3 मार्क्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, या कंक्लूजन अगर आप कभी लिख रहे हैं उसमें नीति आयोग का या कोई भी गुड गवर्नेंस की बातें लिख रहे हैं तो ये कंक्लूजन आप जरूर मेंशन कर सकते हैं कि द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस, ओके, मिनिमम गवर्नमेंट, ओके, और इकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये 3 टर्म, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये 3 इनहेरेंट टर्म्स यहाँ पे आनी ही चाहिए। ओके, उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटल, मतलब कि एक स्ट्रक्चर कैसा है, आधारभूत ढांचा इसका किस तरीके से, कौन कौन चेयरमैन होगा, रीजनल काउंसिल क्या होगी, गवर्निंग काउंसिल क्या होगी, ये आपको पढ़ना होगा कि इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं,
वाइस चेयरपर्सन पीएम अपॉइंट करते हैं, एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे के सारे मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, यूनियन टेरिटरीज वगैरह के ये होते हैं। एक रीजनल काउंसिल होती है, एडहॉक मेंबरशिप, एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप क्या होती है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, फिलहाल अमिताभ कांत हैं। और कुछ स्पेशल इन्वाइटीज रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं जो अलग अलग फील्ड के, उन एक्सपर्ट्स को उस डोमेन ऑफ नॉलेज में जो लोग एक्चुअली जिनको डेक्सटेरिटी होती है, दक्ष लोग होते हैं, उनको स्पेशल इन्वाइटीज बनाया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा नीति आयोग एक प्लानिंग बॉडी है तो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमको मिलती रहे। ओके, हब्स हैं, एक 3 ईयर एक्शन एजेंडा होता है इनका, 7 ईयर मिड टर्म मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए एक 15 ईयर लॉन्ग विजन डॉक्यूमेंट होता है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंस आप देख लेंगे कि इंपॉर्टेंस में अल्टीमेटली आप ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग जो थी हमारी 5 ईयर प्लान होते थे वो कैसे आउटडेटेड हो गए, 60 साल से 65 साल से रिडंडेंट हो गए, और उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी। एक वन साइज फिट्स ऑल, जो मैंने एक टर्म यूज किया है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हम लोग हमेशा अपनाते थे और वो अब ऑब्सोलेट हो चुकी थी, मतलब आउटडेटेड हो चुकी थी। अब उसका कोई भी, अब वो तार्किक नहीं रह गई थी, ठीक है। इस संदर्भ में अभी जिस तरीके से देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अब वो ऑब्सोलेट हो चुकी थी। तो इसीलिए हमारे देश को एक ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबली जिस तरीके से नेशंस ग्रो कर रहे हैं, उसको उस तर्ज पर डेवलप करने के लिए एक नए प्लान की जरूरत थी, एक नए अवतार की जरूरत थी, जिस नए अवतार को देने के लिए नीति आयोग बनाया गया। ओके, सो इस तरीके से आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ऑब्जेक्टिव्स आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं कि नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जितना मैंने हाईलाइट किया आप ऑलमोस्ट उतना भी लिख देंगे और इन हाईलाइटेड फ्रेजेस को एक्सप्लेन कर देंगे, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। कि इसका एक ऑब्जेक्टिव था टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिकॉज हम स्टेट्स की भी सुने, स्टेट्स से इनपुट लें और फिर उन इनपुट्स को इंप्लीमेंट करें प्लान के फॉर्म में। प्लानिंग एट विलेज लेवल, बॉटम अप अप्रोच की जो बात करते हैं यहाँ पे, आप बॉटम अप अप्रोच भी लिख सकते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच के लिए प्लानिंग एट विलेज लेवल, और फिर उसका कंपाइलेशन जनपद लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे फिर होता रहे, डिवीजन लेवल पे। फिर स्पेशल अटेंशन टू दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी, क्योंकि हम लोग जितनी भी प्लानिंग करते हैं, हमारा एक गांधी जी का तलिस्मान जैसे बोला जाता है कि लास्ट मैन को उसका बेनिफिट अगर नहीं पहुंचा तो फिर वो स्कीम किसी काम की नहीं है। तो वल्नरेबल सेक्शन को हमको जरूर फोकस करके चलना होता है। ओके, एनकरेजिंग पार्टनरशिप, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन सबके बीच में एक पार्टनरशिप डेवलप करना, और लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स जो हैं उन सबसे एक एडवाइस लेना और एक कंसेंसस डेवलप करना। उसके बाद क्रिएट अ नॉलेज एंड इनोवेशनल सपोर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, एक्सपर्ट्स को और प्रैक्टिशनर्स जो हैं अलग अलग, उन सबका कोलैबोरेशन करना, और फाइनली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि जो प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके और एक मतलब आइडियाज अल्टीमेटली आ सके और फिर उनको पेपर और पेन से ग्राउंड लेवल पे ले जाया जा सके। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, आपसे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं कि नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस थे। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 5 डिफरेंसेस कंपाइल किए हुए हैं एक वेबसाइट से लेके। तो आप ये डिफरेंसेस, 7 डिफरेंसेस आप याद कर लें कि किस तरीके से एक एडवाइजरी बॉडी है, ये सिंपली एडवाइस करता है नीति आयोग, और ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। मेंबरशिप के बारे में, मेंबरशिप को इसने कंपेयर किया है, ठीक है, कि अलग अलग एक्सपर्टीज के इसमें, जैसे आपने देखा कि फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं नीति आयोग में। यहाँ पे ऐसा एक्सपर्टीज नहीं था, अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट मेंबर्स प्लानिंग कमीशन के समय पे नहीं होते थे। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करने के लिए बॉटम अप अप्रोच इसमें अपनाई जा रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सीईओ के बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से अपॉइंट होता है नीति आयोग में, और इस समय प्लानिंग कमीशन के समय सिस्टम क्या था। बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच को कंपेयर किया है। इस तरीके से आप कम से कम 4 से 5 डिफरेंसेस हमेशा याद रखें, क्योंकि मेंस में पूछा जा सकता है। सो दिस वाज द अप्रोच फॉर स्टडिंग नीति आयोग। आई होप थिंग्स आर क्लियर। डिटेल्स हम प्लस क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।